मैंने कहीं पढ़ा कि आप सीए बनना चाहते थे, लेकिन आप सिविल सेवा में कैसे आ गए? सर बहुत ही अप्स एंड डाउन्स रहते हैं सर। एक मैराथन की तरह चलती रहती है यूपीएससी की जर्नी। मतलब 100 मीटर रेस की तरह नहीं है कि हाल और खत्म हो जाएगा। यूपीएससी जर्नी आपकी, आपने उसके बारे में तो बताया, लेकिन इसकी प्रिपरेशन आप किस तरीके से करते थे? काफी लंबी रही, 5 अटेम्प्ट जैसा कि आपने दिए हैं। तो इसकी प्रिपरेशन को यस। लेकर आपका क्या स्ट्रेटजी रहती थी, क्या आपका रूटीन रहता था? अगर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, इतना सब कुछ करते हुए यूपीएससी प्रिपरेशन। सर यूपीएससी मतलब कंफ्यूजन से थोड़ा शुरू होती है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ अंडर द सन पढ़ना है और सबको ध्यान रखना है, सब कुछ लिखना है। स्पेशली आप जब क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे करूँगा। ये ज़्यादा प्रीलिम्स की स्टेज पे होता है जब बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते वक्त सर थोड़ी घबराहट रहती है कि गाइडेंस की कमी रहती है, और वो तो उससे मैं भी गुजरा उस फेज से। क्या आपके सजेशंस जो है रहेंगे, वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या कोई भी जो भी तैयारी करना चाहता है किसी भी परीक्षा की, उन सब के लिए? आप कोचिंग का सहायता तो लेते हैं सब लोग, बच्चे किसी ना किसी फॉर्म में। बट सर खुद का एक बार आप नोट्स बनाने का कोशिश करिए। उसके लिए आप टॉपर्स के नोट्स का यूज़ करिए। आपके जो भी आप मटेरियल रीड कर रहे हैं, एनसीईआरटीज, कोचिंग मटेरियल्स, उनको आप कोशिश करिए कि आप उसको एक जगह पे लेके आ पाएं। किस तरीके से आईपीएस की ट्रेनिंग की शुरुआत होती है? क्या क्या होता है? क्या वहाँ पे रूटीन रहता है? ट्रेनिंग ज्वाइन करिए। ट्रेनिंग में सर ट्रेनिंग के साथ साथ ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगा, जी। क्योंकि अपनी प्रोफाइल सर, क्योंकि पहले इंटरव्यू दिया हुआ है तो जी। काफ़ी ना जो एरिया होता है सर वो स्टडीड होता है। अपने को थोड़े से करंट अफेयर्स और जी। बाकी चीज़ों को अपडेट करना रहता है। पेरेंट्स का सर एक इनिशियल, क्योंकि सर मैं थोड़ा पढ़ाई में अच्छा था इनिशियली, तो पेरेंट्स देखते हैं कि यार ये सिविल सर्विसेज कर सकता है। बट एक अच्छी बात ये थी सर कि कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया गया कि तुम्हें यही करना है या फिर तुमको इसी दिशा में जाना चाहिए। हर साल जब यूपीएससी परीक्षा का परिणाम आता है तो सफलता की तमाम प्रेरणादायक कहानियां हमारे सामने आती हैं, जो न सिर्फ संघर्षों की पराकाष्ठा दिखाती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि दृढ़ संकल्प, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत की प्रेरणा भी हो सकती है। ग्वालियर के माधव अग्रवाल की कहानी भी कुछ ऐसी है, जो बनना तो सीए चाहते थे, लेकिन आखिरकार वो आईपीएस बने और फिर इस साल अब वो आईएएस बनने जा रहे हैं। इस साल उनकी 33वीं रैंक है और हमने उनसे बात की और उनकी सफलता के तमाम पहलुओं को विस्तार में जाना। स्वागत है आपका सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ, तो माधव, आपकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने कहीं पढ़ा कि आप सीए बनना चाहते थे, लेकिन आप सिविल सेवा में कैसे आ गए? सर एक इनिशियल स्टेज से ही सर मेरा थोड़ा सा पैशन था, अकाउंट्स, नंबर्स और फाइनेंस में मुझे रुचि थी सर। क्लास 11th में भी सर साइंस वाला ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल था, बट क्योंकि मैं चाहता था कि मैं इस फील्ड में आगे बढ़ूँ नंबर्स की, तो मैंने 11th में ऑप्ट किया। जब 11th 12th में और इंट्रोड्यूस हुआ अकाउंटेंसी से, तो मेरे अकाउंटेंसी के प्रोफेसर थे मिस्टर प्रदीप जैन। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपका क्योंकि इंटरेस्ट है, आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। तो सर ऐसे ही अपने छोटे छोटे मेंटर्स होते हैं जो अपने को रास्ता दिखाते हैं। तो उस टाइम पे ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मेरे को इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। और सर फिर मैं धीरे धीरे मुंबई गया। मुंबई में मेरा कॉलेज भी था, नरसिंह मुंजी कॉलेज। उसमें भी सर एक बहुत अच्छा कल्चर था चार्टर्ड अकाउंटेंसी और फाइनेंस का, बिकॉज मुंबई इज़ द फाइनेंस कैपिटल। तो वहाँ मैंने उस चीज़ को कंटिन्यू किया, प्रैक्टिस किया। सर फिर धीरे धीरे जब मैं उस पर वर्क करना चालू किया, मैं 2-3 साल ट्रेनिंग करी वहाँ पे। उसमें सर मैंने ज़रूर रियलाइज़ किया कि मेरे को पर्सनली सर पैशन तो मेरा सर्व हो रहा है, बट मेरे को एक सर एक एम्प्टीनेस लगती थी, एक गैप लगता था कि मैं सोसाइटी के लिए क्या कर रहा हूँ, क्या उनको गिव बैक कर पा रहा हूँ। पूरा टाइम सर एक ही फील्ड में बिजी रहते थे। तो ये क्वेश्चन एक ज़रूर मेरे मन में आता था कि क्या 5 साल बाद मैं खुश रहूँगा इस चीज़ के लिए। तो इसी को चलते मेरे पहले भी मेरे फादर का सपना था कि मैं करूँ सिविल जी। सर्विसेज। तो जी। मैंने बोला क्यों ना इसको एक बार ट्राई किया जाए। जी। 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 कैसी रही आपकी अब तक की जर्नी? आपने शायद टोटल 5 अटेम्प्ट दिए हैं, क्या क्या रहा उनमें? आ, सर बहुत ही अप्स एंड डाउन्स रहते हैं सर। एक मैराथन की तरह चलती रहती है यूपीएससी की जर्नी। मतलब 100 मीटर रेस की तरह नहीं है कि हाल और खत्म हो जाएगा। तो यूपीएससी की जर्नी में सर मेरे 2020 से मैंने स्टार्ट किया था। तो 2020 में प्रीलिम्स में सर आधे नंबर से मैं रह गया था प्रीलिम्स। फिर नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट मैंने मेंस दिया 21 में, वो 1 नंबर से रह गया। फिर थर्ड अटेम्प्ट में सर मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरे को कॉल आया था। बट मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा शायद फ्लैट गया, मेंस के स्कोर भी एवरेज थे, तो मैं 11 नंबर से रह गया था सर लिस्ट में। जी। तो सर एक
ग्रेजुअल प्रोग्रेस मुझे धीरे धीरे दिख रही थी कि यार प्रीलिम्स रह रहा है, मेंस रह रहा है, तो एक अटेम्प्ट देने का और मन था। बाकी सर थर्ड अटेम्प्ट में बहुत हताश था कि अब मेरा देने का मन नहीं है, क्योंकि मैंने अब दे लिया शायद उसमें। तो उस टाइम पे सर यूपीएससी के रिजल्ट्स बहुत प्रीलिम्स के टाइम के बहुत क्लोज आते थे। तो संडे को नेक्स्ट प्रीलिम्स था और रिजल्ट आया था फेलियर का ट्यूसडे को। तो मैं सोच रहा था अब दूं कि नहीं दूं, कि अपना सीए कोई पैशन को ही फॉलो करूं या कुछ अपना खुद का स्टार्ट करूं। तो उस टाइम पे सर एक फ्रेंड है मेरा, उन्होंने गाइड किया कि यू हैव 3 अटेम्प्ट्स लेफ्ट बेसिकली। तो आप 3 अटेम्प्ट मतलब ऐसे भी क्या करोगे, अगर आपका मन है बाद में देने का तो अभी आप प्रीलिम्स दे के आ जाओ, देन यू डिसाइड। तो सर फिर मैंने 3-4 दिन पढ़ के प्रीलिम्स दे दिया और वो अटेम्प्ट इतना अच्छा रहा कि सर मेरे को 211 रैंक मिला 4th अटेम्प्ट में जी। और मेरे को पुलिस सर्विस एलोकेट हुआ था सर जी। उसके बाद सर जब आईपीएस एलोकेट हो गया तो मैं एक तो सर रैंक पे अनश्योर था कि कौन सी सर्विस मिलेगी। आईपीएस से सर मैं खुश था और धीरे धीरे मेरे अंदर उसके लिए और रिस्पेक्ट बढ़ रही थी जैसे जैसे मैं उसके बारे में जान रहा था। बट एक मन में इच्छा थी कि शायद एक बार और अटेम्प्ट देना चाहिए, अगर मेरे को मेरी डिजायर्ड सर्विस मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो सर मैं ट्रेनिंग ज्वाइन करके इसको आगे बढ़ाऊंगा और अपनी सर्विस में योगदान दूंगा। तो सर ये अटेम्प्ट इसी तरीके से गया, प्रीलिम्स मेंस दिया, फिर मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली थी हैदराबाद में। उसके बाद सर ट्रेनिंग के साथ साथ ही इंटरव्यू कॉल आया था सर मेरा अप्रैल में, उसको दिया और फिर सर रिजल्ट आया इस बार। जी, जैसा कि आपने बताया पिछले साल जो है आपने आईपीएस आपको मिला था और 211वीं रैंक थी। उसके बाद आपने जो है फिर अपनी ट्रेनिंग जारी रखी, साथ में पढ़ाई भी। कितना मुश्किल था ट्रेनिंग के साथ में ये प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना, या कैसे वक्त निकालते थे उस बीच में आप? सर ट्रेनिंग में सर एक फायदा ये था कि जो मेन इसमें सबसे ज्यादा टाइम जहाँ पे लगता है मेंस प्रिपरेशन में, क्योंकि वो 90 डेज की प्रिपरेशन बहुत हेक्टिक होती है, वो ट्रेनिंग के पहले हो गई थी मेरी। तो उसके लिए फाउंडेशन कोर्स जो होता है लबासना में वो स्किप किया था मैंने, तो वो स्किप करना ही पड़ता है, तभी आप मेंस दे सकते हैं जी। उसके बाद ट्रेनिंग ज्वाइन करी। ट्रेनिंग में सर ट्रेनिंग के साथ साथ ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगा, क्योंकि अपनी प्रोफाइल सर क्योंकि पहले इंटरव्यू दिया हुआ है तो काफी ना जो एरिया होता है सर वो स्टडीड होता है, अपने को थोड़े से करंट अफेयर्स और बाकी चीजों को अपडेट करना रहता है जी। तो उसके लिए जरूर सर टाइम निकालना पड़ता था 1-1 घंटा। और मेरा इंटरव्यू सर इस बार थोड़ा लेट आया था अप्रैल में, तो उससे भी मुझे थोड़ा एडवांटेज मिला। बाकी सर ट्रेनिंग तो इंडियन पुलिस सर्विस की बहुत ही साइंटिफिकली और प्रोफेशनली होती है और बहुत हेक्टिक भी होती है, तो उस बीच में थोड़ा टाइम निकालना मुश्किल तो था सर। अच्छा, ट्रेनिंग में जो है क्या क्या होता था जब आप गए? किस तरीके से आईपीएस की ट्रेनिंग की शुरुआत होती है? क्या क्या होता है? क्या वहाँ पे रूटीन रहता है? इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताएं आप। सर ट्रेनिंग में सर काफी कंपोनेंट्स रहते हैं सर। एक इंडोर सब्जेक्ट्स रहते हैं और आउटडोर सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो इंडोर सब्जेक्ट्स में आपको क्रिमिनल लॉ सिखाएंगे, फॉरेंसिक्स, एथिक्स, कंप्यूटर्स, इंटरनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर्स, इनके लेक्चर्स होते हैं। इनके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपको एक्सपोजर देते हैं कि फॉरेंसिक्स में आपको केस आएगा उसको आप कैसे डील करेंगे। सेम गोज फॉर इन्वेस्टिगेशन। एंड सर आउटडोर में सर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग, फायरिंग, हॉर्स राइडिंग, योगा, स्पोर्ट्स। टैग मॉड्यूल होता है सर जिसमें टैक्टिकल एनालिसिस सेंटर है, उसके SEW के हिसाब से समझाया जाता है कि किस तरीके से आप डिफरेंट रणनीति करेंगे। जैसे कि फॉरेस्ट मॉड्यूल होता है, अर्बन मॉड्यूल होता है। तो इसमें सर पूरा एक इतना डाइवर्स और यूनिक एक्सपीरियंस सर मेरे को नहीं लगता कोई और सर्विस दे पाती है सर। हम लोग का मॉर्निंग शेड्यूल रहता था सर, सुबह पीटी रहती थी 5:30 to 7:30 एंड देन क्लासेस रहती थी लंच तक। उसके बाद सर आउटडोर क्लासेस रहती थी जिसमें जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए वो रहते थे, और 6:37 तक सर फ्री होते थे और फिर सुबह उठ जाता था सर। एक सिमिलर साइकिल चलती थी जिसमें मजा तो बहुत आता था सर, बट हेक्टिक था। काफी कठिन भी रहती होगी सर। अलग अलग सर सबके मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रेनिंग क्योंकि बहुत साइंटिफिक है और उसको इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो हर किसी को पुश करने को फोकस करती है सर, और धीरे धीरे अपनी लिमिट्स को पुश करना। पहले अपन भागते हैं, वी कैन नॉट रन इवन 2 राउंड्स, फिर धीरे धीरे 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, इवेंचुअली 16 किलोमीटर रनिंग का उसमें प्रावधान है जिसको आपको पास करना है। तो वो जब आप करते हो तो आपको ये चीज समझ में आती है सर, आपके अंदर की जो लिमिट्स हैं वो आर्टिफिशियल है। आप उनको अगर आप धीरे धीरे डिसिप्लिन से फोकस करते हो, आप किसी चीज पे मेहनत करते हो तो उनको आप रीच कर सकते हो। और मैंने जो है कहीं पढ़ा कि आपकी जो
ये पूरी सफलता है सिविल सेवा में, इसके पीछे आपके पिता का, आपने थोड़ा सा अभी हिंट भी दिया था शुरुआत में, बताया भी कि इसके पीछे आपके पिता का बहुत बड़ा रोल है। एक्चुअली आप जो है वो चाहते थे कि आप सिविल सेवा में जाएं, और उसके बाद फिर आपने, मतलब आपको गाइडेंस कई जगहों से तो मिली ही, लेकिन उस वजह से थोड़ा आप ज्यादा मोटिवेट हुए। तो वो क्या कहानी है, क्या करते हैं आपके पिता, और कैसे उन्होंने सिविल सेवा के लिए आपको तैयार किया? सर मेरे पिताजी और बड़े भैया हैं, वो यहाँ पे हम लोग को ग्वालियर में एक चाय का बिजनेस है सर। तो आसाम और वेस्ट बंगाल से हम लोग चाय खरीदते हैं और यहाँ पे अपनी पैकेजिंग करके ब्लेंडिंग करके उनको सेल करते हैं। जी। तो ये एक फॉर्मेट है जो काफ़ी टाइम से मेरे बड़े भैया और पापा संभाल रहे थे। तो सर एक छोटे होने का एडवांटेज भी मिला कि जब कोई बड़ा होता है वो पीछे आपके खड़ा है तो वो बोलता है जा तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तो उससे पढ़ने का एक एडवांटेज मिला पापा से, बड़े भैया से। और सिमिलरली सर और भी मेंबर्स हैं फैमिली में, मदर हैं, ग्रैंडफादर हैं और सिबलिंग्स हैं, उन्होंने भी सपोर्ट किया। जी। बट पेरेंट्स का सर एक इनिशियल, क्योंकि सर मैं थोड़ा पढ़ाई में अच्छा था इनिशियली, तो पेरेंट्स देखते हैं कि यार ये सिविल सर्विसेज कर सकता है। बट एक अच्छी बात ये थी सर कि कभी भी मुझे फोर्स नहीं किया गया कि तुम्हें यही करना है या फिर तुमको इसी दिशा में जाना चाहिए। जो भी मैं करना चाह रहा था, चाहे सीए हो, कॉलेज हो, तो उसमें सर मेरे को एक लिबर्टी मिली। और जब मैंने सर जब वो चीज़ कर ली, उसको रियलाइज कर लिया, तब मुझे इस फील्ड की इम्पोर्टेंस समझ में आई। अगर शायद मैं डायरेक्टली वो करता तो मे बी इसकी इम्पोर्टेंस इतनी नहीं समझ पाता। तो उस फील्ड में एक लिबर्टी मिली, एक कंफर्ट का जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया और सपोर्ट किया, आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट जो पेरेंट्स ने दिया। जी। आप शायद ग्वालियर से, आप ग्वालियर से हैं, और आपकी बेसिक जो है एजुकेशन भी वही हुई है। फिर उसके बाद आपने सीए किया। सीए के बाद भी शायद आपने पढ़ाई की है सीएफएस और सीएस वगैरह भी, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी। और शायद सीए में सर रहते हुए, सीए करते हुए आपको ये लगा था, ये फील हुआ था कि आपको इसमें भी और आगे पढ़ाई करनी चाहिए, मैंने पढ़ा कहीं। सर सीए की सर जो एग्जाम्स थे वो धीरे धीरे मतलब वो लेवल वाइज चलते हैं सर। तो मैं 2013-14 में जब अपने इंटरमीडिएट क्लियर कर लिया था, उसके बाद सर मैंने अपना कॉलेज कंटिन्यू किया। कॉलेज को कंप्लीट करने के बाद ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट करी थी। तो कॉलेज के दौरान ही सर एक सेशन में मुझे चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो कि सीएफए एक कोर्स है जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट और किस तरीके से आपको एसेट एलोकेशन करना चाहिए उसकी फील्ड के बारे में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में बताता है। तो क्योंकि सर मेरा फाइनेंस में इंटरेस्ट था और सीए का जो बेसिक काम है अगर अपन देखेंगे तो बैलेंस शीट तक लेके आना सब चीज़ों को, उसको एनालाइज करना। और सीएफए का काम सर उसके बाद स्टार्ट होता है, इन्वेस्टमेंट को समझना, किस तरीके से रिकमेंड करना है, रिस्क मैनेज करना है। तो सर ये दोनों फील्ड मुझे काफ़ी अलाइन होती हुई दिख रही थी। तो जैसे जैसे मेरी ट्रेनिंग चल रही थी सीए में, और उसके साथ ही मैंने 16, 17, 18 में तीनों लेवल्स देके इसको क्लियर किया और अपने इंटरेस्ट को और सर्व किया सर। जी। यूपीएससी जर्नी जो है आपकी, आपने जैसा बताया 5 अटेम्प्ट दिए, यूपीएससी जर्नी आपकी, आपने उसके बारे में तो बताया, लेकिन इसकी प्रिपरेशन आप किस तरीके से करते थे? काफी लंबी रही 5 अटेम्प्ट जैसा कि आपने दिए हैं, तो इसकी प्रिपरेशन को लेकर आपका क्या स्ट्रेटजी रहती थी, क्या आपका रूटीन रहता था? अगर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इतना सब कुछ करते हुए यूपीएससी प्रिपरेशन जो आपने किया वो काफी मुश्किल रहा भी जो है, मतलब था एक तरीके से। तो अगर उसके बारे में थोड़ा डिटेल दें आप तो। जी। सर यूपीएससी मतलब कंफ्यूजन से थोड़ा शुरू होती है कि आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ अंडर द सन पढ़ना है और सबको ध्यान रखना है, सब कुछ लिखना है। स्पेशली आप जब क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे करूँगा। ये ज़्यादा प्रीलिम्स की स्टेज पे होता है जब बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार्ट करते वक्त सर थोड़ी घबराहट रहती है कि गाइडेंस की कमी रहती है, और वो तो उससे मैं भी गुजरा उस फेज से। और सर जैसे इनिशियली थोड़ा बहुत कोचिंग का सपोर्ट मिला, जिसने एक थोड़ा फाउंडेशन बनाया कि कुछ टॉपिक्स सर जो ऐसे होते हैं जिससे आप इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, उसको आपने मे बी इतना डिटेल में नहीं पढ़ा हो, उसके एनालाइज नहीं किया होगा, पढ़ते तो हैं सब लोग सर। और उसके अलावा सर एक सब्जेक्ट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको समझने में सर, जैसे मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड था तो मुझे थोड़ा सा एक अटपटापन लगता था, तो उसमें सर एक फाउंडेशन बना। उसके बाद सर मुझे ऐसा लगता है कि एक फाउंडेशन के बाद कोचिंग का रोल आपको सिर्फ अलग अलग स्टेप्स पे सपोर्ट करने का है। मेन आपको या आपका कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, किस तरीके से आप उसको याद कर रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो इस सब चीज़ों में सर एक थोड़ा सा छोटा सा सर्कल बना था मेरा। जी। जिन लोग, जो मेरे दोस्त थे जो साथ में प्रिपेयर कर रहे थे, उनके साथ में रहता था और एक दूसरे को
जब सपोर्ट करते थे, किसी अलग पॉइंट पे स्ट्रगल आता था तो एक किसी को पुश करना, उसमें सर हेल्प होती थी कि नोट्स बनाए या फिर फैक्ट शीट्स बनाई, एक दूसरे के साथ रिवाइज किया और सिमिलर टारगेट्स और टाइम टेबल सेट किया, तो उससे सर थोड़ा एक पुश रहता था जिससे जर्नी निकल पाई। यूपीएससी इंटरव्यू जो है आपका जो हुआ था वो किस तरीके का आपका रहा, कैसे आपने उसकी तैयारी की, क्या क्या आपसे सवाल पूछे गए, अगर उसके बारे में थोड़ा सा बताए तो। हाँ सर, यूपीएससी का इंटरव्यू सर मैंने 3 इंटरव्यूज दिए हैं, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट में। जी। सर इनिशियली मेरा स्कोर 170s में आया था, और बट लास्ट 2 इंटरव्यूज सर मेरे काफ़ी अच्छे गए, जिससे मुझे 200 प्लस स्कोर्स आए। जी। सर मैंने सर एक चीज़ ये रियलाइज़ करी थी कि इंटरव्यू में आप जितना कामली और एक स्माइल करके आप आंसर कर पाते हैं चीज़ों को, तो वो बहुत बेनिफिट करता है। और सर एक कोचिंग और उस सब से एक चीज़ फैलती है कि आपको संक्षेप में आंसर करना है, चीज़ें आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके बताना है, जो कि गलत नहीं है। जी। जी। बट आप इतना भी उसको शॉर्ट नहीं करना है कि सर आप अपनी पर्सनालिटी को ही व्यक्त नहीं कर पाए। तो मैंने सर फर्स्ट इंटरव्यू के बाद ये रियलाइज किया था कि जब तक आप बोलोगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करोगे खुल के, तब तक आप बोर्ड को मौका ही नहीं दे रहे हो आपको जानने का। जी। तो आपको, मैंने ये चीज़ ज़रूर सीखी थी कि आप खुल के आपको बोलना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ें रिपीट करें, आप बीट अराउंड द बुश करें। तो उसको आप अवॉइड करते हुए अगर आप कुछ तर्क रख रहे हैं जिसमें आप कोई कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ आपको पंक्तियां याद हैं तो आप उनको भी रख सकते हैं, तो इस तरीके से आप अपने आप को खुद खुल के एक्सप्रेस करें। सवाल और अगर कुछ आप अगर बता सके जो आपसे पूछे गए थे इंटरेस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर इस बार मेरे से सर एक करप्शन के ऊपर थीम पे क्वेश्चन चल रहे थे। तो सर ने मुझसे पूछा था कि सरकार तो बहुत ट्राई कर रही है, इतने स्कीम्स लेके आ रही है, सब चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रही है, बट फिर भी करप्शन रिड्यूस नहीं हो पा रहा है इंडिया में। तो आपको अगर हम मौका दें तो आप क्या करेंगे? थोड़ा सा सर पुलिस का भी कंटेक्स्ट चल रहा था उस टाइम पे, तो पुलिस के भी कंटेक्स्ट में पूछ रहे थे कि किस तरीके से करेंगे। तो सर मेरा पहला पॉइंट उसमें था कि सर आपको टेक्नोलॉजी का यूसेज हमेशा करप्शन को कम करने में हेल्प करता है। जैसे कि ट्रैफिक पुलिस में चालान अगर एक पर्सन काटे, एक पुलिस पर्सनल काटे, कंपेयर टू आपको सीसीटीवी बेस्ड ऑटोमेटिक चालान आ रहे हैं जिसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं है, या फिर बॉडी वन कैमरास पहनी हुई है पुलिस, तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जरूर रिड्यूस होता है। सर सेकंड पॉइंट जो सर मेरे को बहुत करीब है, ये पॉइंट मैंने एक बुक में पढ़ा था कि सर इंडिया में जो कल्चर है उसमें सर ऑनेस्ट ऑफिसर्स काफी छुप जाते हैं। अपन किसी से भी बात करेंगे तो उसको 10 करप्ट ऑफिसर्स के नाम गिना देगा, बट मे बी उसको ऑनेस्ट ऑफिसर्स के बारे में पता ही नहीं है। तो ऑनेस्ट ऑफिसर्स को रिवॉर्ड करना सर मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, और हर लेवल पे। तो ये बहुत इग्नोर हो रहा है। इसके लिए सर मैंने किताब में एक शायरी भी पढ़ी थी जो मैंने परमिशन लेके बोर्ड के सामने रखी थी, कि जो ऑनेस्ट ऑफिसर होते हैं सर उनके लिए कि दिखाई नहीं देते बुनियाद के पत्थर, जमीन में जो धस गए इमारत उन्हीं पे कायम है। क्योंकि सर वो फाउंडेशन स्टोन है अपनी कंट्री के, जिसके बेसिस पे इंडिया चल पा रहा है। दे आर नॉट सीन, दे हैव टू बी सीन, और जैसे जैसे वो लोग दिखेंगे वो और एनकरेज होंगे। तो इस तरीके से सर मैंने अपना ये स्टेटमेंट रखा था इस बार। जी। जी। अच्छा, मैंने कहीं पे पढ़ा कि आप जो है जब बहुत परेशान होते थे या जब आपको लगता था इस पूरी यात्रा में या इस पूरी जर्नी में कि आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है कई सारी चीजों को लेकर, तो आप मेडिटेशन करते थे। मेडिटेशन ने आपको बहुत ज्यादा फायदा किया, तो अगर उसके बारे में बताएं कि किस तरीके से आप करते थे और क्या क्या आपको, मतलब उसका क्या सिग्निफिकेंस रहा आपकी इस पूरी जर्नी में। सर बहुत बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस था। इनिशियली तो सर मैं सर यूट्यूब पे ही खोल के 10-10 मिनट का कुछ मेडिटेशन करता था सर, बट इतना मैं रेगुलर नहीं हो पाता था उसमें। तो वो 10 मिनट भी मैं जब करता था कोई भी यूट्यूब वीडियो चला के, तो मेरे को बहुत बेनिफिट होता था। जी। जी। तो विपासना का जो सेंटर है उसमें 10 मिनट का एक वीडियो रहता था आनापान मेडिटेशन का, पहले मैं वो करता था सर। बट ग्रेजुअली थर्ड अटेम्प्ट जब मैंने मेंस दे दिया, उसके बाद सर एक बहुत बड़ा चेंज आया। आई गॉट इंट्रोड्यूस टू आर्ट ऑफ लिविंग का सुदर्शन क्रिया मेडिटेशन सर, जिसके सर मैंने हैप्पीनेस कोर्स किया इनिशियली, फिर डीएसएन कोर्स किया एंड एडवांस कोर्सेज भी करे। तो सर उस मेडिटेशन से सर मैं इतना काम हो गया हूँ कि मैं बहुत कंफर्टेबल हो गया हूँ खुद में रहने में, अपनी बात करने में, और इस एग्जाम को अप्रोच करने में, स्पेशली सर इंटरव्यू स्टेज में। इंटरव्यू के पहले सर दिल्ली में ही जहाँ हम रहते थे उसके पास में ही एक छोटा सा सेंटर था जहाँ पे मैं और मेरा फ्रेंड जाते थे सुबह सुबह मेडिटेट करने।
अपने इंटरव्यू टाइम में तो सर टाइम काफ़ी निकाल पाते थे, तो 1-1.5 घंटा थोड़ा सा एक्सरसाइज करके मेडिटेट करते थे। और सर उसने जो कामनेस लाई मेरी पर्सनालिटी में और एक स्थिरता जो दी इंटरव्यू वाले दिन भी, उसने बहुत बेनिफिट, क्योंकि सर इतना अप्स एंड डाउन रहता है। जी जी। जब आप थोड़ा थोड़ा 10-10 मिनट भी मेडिटेट करते हैं या फिर जब आप लंच लेते हैं, आप थोड़ी देर योग निद्रा करते हैं, तो आपको एक रेस्ट मिलता है बॉडी को। राइट तो राइट इसलिए उनको लगता है कि सर एक मेडिटेशन सबको यूज करना चाहिए, जी नॉट जस्ट इन सिविल सर्विस प्रिपरेशन बट इन योर डेली लाइफ आल्सो सर। जी। क्या आपके सजेशंस जो है रहेंगे वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या कोई भी जो भी तैयारी करना चाहता है किसी भी परीक्षा की, उन सब के लिए आपका, और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए खास तौर पर क्या आप सजेशंस जो है देना चाहेंगे, टिप्स अगर कहे तो? सर जैसे आप कोचिंग का सहायता तो लेते हैं सब लोग बच्चे किसी ना किसी फॉर्म में, बट सर खुद का एक बार आप नोट्स बनाने का कोशिश करिए। उसके लिए आप टॉपर्स के नोट्स का यूज़ करिए, आपके जो भी आप मटेरियल रीड कर रहे हैं एनसीईआरटीज कोचिंग मटेरियल्स, उनको आप कोशिश करिए कि आप उसको एक जगह पे लेके आ पाए। इस पर टाइम ज़रूर लगता है, 2-3 महीने लग जाएंगे अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए कर रहे हैं, किसी के साथ कर रहे हैं, बट एक बार जब आप ये कर लेंगे ना तो आपके पास इतना अच्छा कंट्रोल हो जाएगा नोट्स पे कि आप कोई भी सवाल पे आंसर लिख पाएंगे। और जैसे जैसे आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, कुछ नई चीजें पढ़ेंगे, उसको आप अपने नोट्स में ला पाएंगे। वरना सब बहुत हैफजार्ड हो जाता है और ऐसा लगता है कि सब खट्टा तो कर लिया बट कुछ उतार नहीं पाए। जी ये मेरा सजेशन रहेगा। सेकंड सर, एक थोड़ा सा सर टाइम टेबल की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के उससे चलेंगे तो आप रोज डेली सेटिस्फाइड रहेंगे। जैसे आपने राइट अगर सेट कर लिया मेरे को 60 डेज में प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, तो सपोज आप रिवर्स जाइए कि मैं 4-5 दिन बफर डेज रखूंगा, मैं बीमार हो गया, कुछ काम आ गया, लास्ट के 10 डेज में फाइनल रिवीजन के लिए रखता हूँ, अब मेरे पास 40 डेज बचते हैं सपोज, तो 40 डेज को मैं कैसे यूज करूंगा? मैं पॉलिटी को 5 दिन दे रहा हूँ, इकोनॉमिक्स को 5 दिन दे रहा हूँ। अब ऐसे आपने बाइफरकेट कर लिया। फिर आप पॉलिटी में 5 डेज हैं, अब पॉलिटी के 5 डेज में मुझे 2-3 टेस्ट देना है, ये 2 बुक्स रिवाइज करनी है। अब इसको फिर आप अपना वापस से प्लान को तोड़िए कि अच्छा एक दिन में मुझे इतना करना है, एक दिन में इतना करना है। और जब आप वो रोज करेंगे ग्रेजुअली, तो आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगा जब आप वापस बेड पे जाएंगे सोने। वरना आप क्या होता है, हो सकता है आप रोज अपने टारगेट से ज्यादा पढ़ रहे हैं बट बिना टाइम टेबल के आप सेटिस्फाइड नहीं रह पाएंगे। और डेली डेली ये जर्नी एक एक स्टेप के साथ चलेगी। इसका ये मतलब नहीं कि आप 100% टाइम टेबल फॉलो कर पाएंगे, बट इवन इफ यू आर डूइंग इट 80%, तब भी आप काफी एक एज आपको मिलेगा। जी और सिंपली सर अपना 100% दीजिए, अपना जी राइट इंटेंट रखिए। जी जब भी टाइम आएगा, कभी जल्दी आएगा कभी लेट आएगा, जी बट आपको सक्सेस मिलेगी सर। जी। थैंक यू सो मच माधव, और काफ़ी डिटेल से और काफ़ी अच्छी तरीके से आपने अपनी पूरी जर्नी को सामने रखा। इस पूरी जर्नी में किस तरीके की मुश्किलें आती हैं, किस तरीके से लोगों को जो प्रॉब्लम आती हैं, जब फ्रस्ट्रेशन होता है तब उन्हें क्या करना चाहिए, जब सक्सेस मिलती है तब कैसे रिएक्ट करना चाहिए, सब कुछ आपने बताया। और हमें उम्मीद है कि जो लोग भी इस इंटरव्यू को देखेंगे उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और खासतौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Thank you, India Masterminds, for having me at this platform, sir. Thank you so much. थैंक यू सो मच। थैंक यू।